नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। आप लोगों को पता होगा आज हमारी ये क्लास होने वाली है 73 नंबर की। कितने नंबर की? 73 नंबर की ये क्लास होने वाली है और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 72 क्लास हो चुकी है, आज 73वें नंबर की क्लास है। उसके अलावा अभी लास्ट के 2 दिनों में अपन ने मॉडल पेपर भी किए थे, तो आप लोगों ने मॉडल पेपर भी देखा होगा। नहीं देखा है तो आप उन मॉडल पेपर को भी देख सकते हो। साथ ही में अभी बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है दोस्तों। तो ऑफर में अभी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र 149 रुपये में। कितने रुपये में? मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी जाकर के डिस्क्रिप्शन में से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तुरंत आप ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। ये रहा दोस्तों प्रश्न, राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की अपनी निजी संपत्ति माना जाता था। आपको बताना है कि राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। तो किस प्रकार की भूमि को निजी संपत्ति माना जाता था, बताइए मित्रों। जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों का? जवाब हो जाएगा खालसा भूमि को। खालसा भूमि को दोस्तों राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। जबकि दोस्तों एक और होती थी जागीर भूमि। जागीर भूमि जो होती थी, ये भूमि सामंत होते थे या वह अन्य व्यक्तियों को राज्य के प्रति की जाने वाली सेवाओं के बदले में दी जाती थी। तो ये आपको याद रखना है। जागीरदार की निसंतान मृत्यु होने पर उसकी जागीर खालसा कर दी जाती है, जिसे राजगामिता भी कहते हैं। यानी कि मान लो जागीर की क्या हो जाए, जागीरदार है और निसंतान है, उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी जो जमीन होती है उसको जागीर खालसा कर दी जाती है, जिसे राजगामिता भी कहते हैं। तो ये बातें भी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटाश के बड़े भंडार मिले हैं। आपको बताना है कि पोटाश के बड़े भंडार कहाँ पे मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि पोटाश के बड़े भंडार मिले थे गंगानगर, बीकानेर और नागौर में। अगला प्रश्न आपके लिए ये है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला स्थान सुमेलित नहीं है। आपको बताना है, अभिलेख दे रखा है और जिला दे रखा है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो चलो आपको बताया बसंतगढ़ कहाँ पर है, सिरोही में। मानमोरी का जो शिलालेख है वो कहाँ है, चित्तौड़ में। चीरवा शिलालेख कहाँ है, उदयपुर में है। परंतु घटियाला शिलालेख अजमेर में नहीं है। घटियाला वाला कहाँ है, तो घटियाला जो अभिलेख है वो जोधपुर में स्थित है और गुर्जर प्रतिहार कालीन राजा ककुक द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया है। तो इतनी सारी बात याद रख लेना घटियाला शिलालेख के बारे में। अगला और प्यारा सा प्रश्न है, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई। तो आपको पता है जावर की खानें मिली थी कौन से राजा के समय, बताइए। मेवाड़ में मिली थी ये, तो कौन राजा थे उस समय? तो आपको बताया राणा लक्ष्य सिंह या महाराणा लाखा सिंह, इन्हीं का नाम है। तो इन्हीं के समय में दोस्तों जावर की जो चांदी की खान है वो प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। आप याद रख लो कि साथ ही में यहाँ से सीसा जस्ता भी मिलता है। क्या मिलता है? सीसा जस्ता भी देखने को मिलता है। तो इतनी बातें आप लोग याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है। तो लटियाल माता का मंदिर कहाँ है? तो लटियाल माता का मंदिर है आपके फलोदी में। कहाँ पर है? लटियाल माता का मंदिर है फलोदी में। लटियाल माता मंदिर फलोदी में स्थित है। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा यानी कि जो चित्तौड़गढ़ में दूसरा शाखा हुआ था में रानी ने जोहर किया था। यानी कि आपको बताना है कि चित्तौड़ में आपको पता है 3 शाखे हुए थे। 3 में से आपको पूछा गया है कि जो दूसरा शाखा हुआ था ना, इस समय रानी कौन थी जिन्होंने जोहर किया था। तो इसकी इनमें रानी कौन थी? तो रानी थी कर्णावती। कौन थी? रानी क्रमावती या कर्णावती, ठीक है ना। यह आप याद रखना। अब मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ। आपको बताया प्रथम शाखा हुआ था कब? 26 अगस्त 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था। तो उस समय यहाँ के राजा थे रतन सिंह और रानी थी पद्मिनी। इनके नेतृत्व में यहाँ पर शाखा होता है। दूसरे शाखे की बात करूँ, इसका समय था 8 मार्च 1535। गुजरात के शासक थे आक्रमण करने वाले बहादुर शाह।
यहाँ पे राणा कौन थे? उसे राणा थे सांगाजी और उनकी विधवा क्रमावती के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ था? साका हुआ था। नहीं, राजा उस समय सांगाजी नहीं थे ना, नेतृत्व किस जोर किसने किया था? दूसरे में क्रमावती ने किया था। इतनी बात याद रख लोगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरे शाखा के बारे में, तीसरे शाखा के बारे में जान लेते हैं। तो तीसरा शाखा कब होता है? तो तीसरा का शाखा होता है 23 फरवरी। कब होता है? 23 फरवरी 1567 में होता है। और कौन थे राजा? राणा उदय सिंह के समय जयमल और फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पर शाखा हुआ था। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा धन लोकवाद्य यंत्र नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा है जो धन वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र, जो घन वाले वाद्य यंत्र होते हैं ना, लोक वाद्य यंत्र नहीं है। तो घन वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है इनमें से? बताओ। तो आपको बताया बांकिया नहीं है, मंजीरा भी है, चीपिया भी है, हाकल भी है, परंतु बांकिया नहीं है। रख लोगे याद कि बांकिया जो है एक सुशिर वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का है बांकिया? बांकिया सुशिर वाद्य यंत्र है जो फूंक से बजाया जाता है। अगला है, राजस्थान के किस नृत्यकार को गांधी जी ने दोहरी डायर शायर की संज्ञा दी थी? तो गांधी जी ने दोहरी डायर शायर की संज्ञा किसको दी थी? मानगढ़ वाले धाम को तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं, इसको ये नहीं कहते। तो ये नीमूचाना जो हत्याकांड हुआ था ना अलवर में, इसको दोहरी डायर शायर की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, गिंगोली यानी कि जो परबतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था, गिंगोली परबतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। तो जवाब हो जाएगा जयपुर और जोधपुर के मध्य। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत कम आया हुआ है और कभी भी आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गिंगोली परबतसर का युद्ध 1807 में लड़ा था जयपुर और जोधपुर के मध्य। डेट एग्जैक्ट याद रखोगे तो 21 मार्च 1807 आप याद रख सकते हो। 21 मार्च 1807 याद रख सकते हो। इस समय जोधपुर के महाराजा मान सिंह, जोधपुर के महाराजा कौन थे? मान सिंह, जयपुर के राजा जगत सिंह के मध्य कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर यहाँ पर युद्ध हुआ था, जिसमें जगत सिंह की सेकंड जो थे जयपुर के शासक, उनका क्या हुआ था? विजय हुए थे। आपको पता है उसके बाद जो है कृष्णा कुमारी को दोस्तों जहर दे दिया था, और कृष्णा कुमारी कहाँ की थी? मेवाड़ की थी। तो ये बातें भी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न, सीप है एक, तो सीप क्या है? तो सीप क्या है? एक अनुदेरे बालू का स्तूप है। सीप क्या है मित्रों? अनुदेरे बालू का स्तूप। तो अनुदेरे को और भी अन्य नाम से जानते हैं, जैसे रेखीय सीप, ये जो है अनुदेरे को नाम से जानते हैं ना। कि अनुदेरे का मतलब क्या होता है? अनुदेरे का मतलब होता है जो पवन की दिशा में बने स्तूप। राजस्थान में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं इस प्रकार के। और आपको बता दूं कहाँ कहाँ पे बनते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिम जोधपुर, दक्षिण गंगानगर, बीकानेर वगैरह में देखने को मिलते हैं। इसको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? विवाह से संबंधित प्रथा कौन सी इन चारों में से आपको पता है? मूठ वराई। मूठ वराई क्या है? विवाह से संबंधित रस्म है। जबकि आपको पता है जड़ुलिया जो है बच्चे के जो है बाल मुंडवाने से संबंधित है। बच्चे जो छोटा बच्चा होता है उसके जो है बाल मुंडवाने से संबंधित है, यानी कि बाल वाला संस्कार है। उसके अलावा आपको पता है मोसर, ये मृत्युबोध से संबंधित है। और जोसर क्या होता है? मोसर को तो आप जानते हो कि मरने के बाद जो नुक्ता रसोई की जाती है गंगा जी की, उसको बोलते हैं मृत्युभोज। परंतु आपने नाम सुना होगा जोसर। जोसर होते हैं मतलब जो जिंदा व्यक्ति है ना, जो अभी जिसकी मृत्यु नहीं हुई है, मतलब जीवित अवस्था में वो मृत्यु भोज करना चाहता है, तो उसको बोलते हैं जोसर। क्या बोलते हैं? जोसर। समझ गए? चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी? तो आपको पता है उस समय 6 थी। मैं बहुत बार बता चुका हूं कौन कौन सी थी। तो नशीराबाद थी, ब्यावर थी, खेरवाड़ा थी, देवली थी और एरिनपुरा थी और नीमच थी। ठीक है, याद रख लोगे। चलो तो ये 6 छावनियां थी उस समय। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम। आपको पता है पाकिस्तान के साथ जो सटे हुए जिले ना,
उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम आपको बताना है। तो आप बताए उत्तर में आपको गंगानगर है ऊपर ऊपर, फिर आपके बीकानेर है, फिर जैसलमेर है और बाड़मेर है। आपको पता है ये जैसा ऐसा नक्शा बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है गंगानगर, थोड़ा सा कहोगे बीकानेर, फिर जैसलमेर और यहाँ आते ही बाड़मेर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। सिंचाई परियोजना दे रखी है, जिले दे रखी, और सिंचाई परियोजना दे रखी है और एक तरफ दे रखे जिले। आपको जो बताना है सुमेलित नहीं है वह बताइए। तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, हद से भी ज़्यादा बार बता चुका हूँ कि सोम कमला अंबा आए तो डूंगरपुर को रट्टा मार लो, सावन बादा पूछे तो कोटा को रट्टा मार लो, जबकि सोम कागदर पूछे तो मैंने 1000 बार बता रखा है कि उदयपुर है, बता रखा है ना। नौहर सिद्धमुख परियोजना है, नौहर सिद्धमुख तो हनुमानगढ़ चूरू में। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम सोम कमला अंबा, सोम कागदर, सावन भादो, इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन वाली है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो राजस्थान में जो भील होते हैं वो पहाड़ी में जो है कृषि करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बताओ दोस्तों। मैदानों में जो कृषि की जाती है भीलों द्वारा उसको दजिया, जबकि पहाड़ियों में जो कृषि की जाती है उसको चीमाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? चीमाता बोलते हैं। तो दोनों बातें याद रखना। चीमाता का एक और अन्य नाम है बर्न। क्या नाम है? बर्न। दजिया का एक और नाम है, उसको बोलते हैं स्लेश। तो दजिया का अन्य नाम क्या है? स्लेश। और चीमाता का अन्य नाम क्या है? बर्न। ये बात भी याद रख लेना, कभी क्वेश्चन आ जाए भविष्य में तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन की एक एक डिटेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, चोकेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चोकेलाव महल कहाँ है? तो चोकेलाव महल है आपके जोधपुर में। जोधपुर में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि आपसे पूछ ले जनाना व मर्दाना महल कहाँ है? जोधपुर में है। इसका निर्माण करवाया था सूर सिंह ने, सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था। उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं बीजोराय के महल, ये भी जोधपुर में है और इसका निर्माण करवाया था महाराजा तख्त सिंह ने। उसके अलावा आपसे पूछ ले एक तंबा महल या इसको बोलते हैं प्रहरी मीनार कहाँ है? तो जोधपुर में। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। उसके अलावा जोधपुर में और भी है, जैसे मोती महल है, फूल महल है, चौकेलाव महल है, तख्त महल है, बिचला महल है, बुलानी महल है। तो ये इतने सारे जगह है, ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपके लिए, अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है? आपको बताना है यहां पर आंसर इस प्रश्न का जवाब बताना है। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है? जवाब हो जाएगा विश्व बैंक के सहयोग से, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। अगला प्रश्न, माई कंचन और माई धवल किस फसल की किस्में हैं? तो माई कंचन हो गई, माई धवल हो गई, किसकी किस्में हैं? तो मक्का की किस्में हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन है, चलो बताओ निम्नलिखित में से आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन जो है राजस्थान लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूं कि जो लोकायुक्त होता है ना, अपने राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? आपको पता होगा RD दुआ थे। और प्रथम उप लोकायुक्त आपसे पूछ ले तो प्रथम उप लोकायुक्त KPV मेनन। प्रथम लोकायुक्त RD दुआ और प्रथम उप लोकायुक्त KPV मेनन। और आपको पता होगा एक इंपॉर्टेंट बात, लोकायुक्त का पद जो अधिनियम है वो कब आया था? 3 फरवरी 1973 को। इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। त्याग पत्र भी जो ये देते हैं तो ये राज्यपाल को देते हैं। ये एक सांवैधिक और एक सलाहकारी संस्था है। इतनी सारी बातें मैंने बता दी इसके बारे में। अब क्वेश्चन के बारे में आ जाते हैं। यहाँ पूछा है कि लोकायुक्त के दायरे में कौन नहीं आते हैं? नहीं आते वही बताना है, आते हैं वो नहीं बताना, ठीक है मित्रों। चलो बताओ फटाफट। तो आपको पता है मंत्री तो आते हैं, विभागीय सचिव भी आते हैं, परंतु राजस्थान का जो विधानसभा सचिवालय है ना, जो सेक्रेटरी होता है, राज्य विधान सभा जो सचिवालय होता है ना, उसके जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, ये कोई भी लोकायुक्त के दायरे में, जांच के दायरे में नहीं आते हैं।
साथ में जो महालेखाकार होता है ना राजस्थान का, वो भी इसके दायरे में नहीं आता। साथ में जो मुख्यमंत्री होता है ना, वो भी इसके दायरे में नहीं आता, परंतु मुख्यमंत्री ऑप्शन में नहीं है। तो ये याद रखना आप लोग कि थर्ड और फोर्थ इसके दायरे में कतई नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रश्न है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? तो मोहनलाल का किस शिल्प कला से संबंधित है? तो आपको याद रखना है मोलेला मृण मूर्ति कला से संबंधित है। कौन? मोहनलाल। मोहनलाल जी किससे संबंधित है? मोलेला मृण मूर्ति कला से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र वन पाए जाते हैं। तो जो 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक वर्षा, वहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं राजस्थान में? राजस्थान के मायने बताओ। तो वो पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। किस टाइप के? शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, जैसे कि कहां पर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, इनमें पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो राजस्थान में ऐसी 6 झीलें हैं जो राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। कौन सी नहीं आती है वो आपको बताना है। तो आपको पता है कोलायत झील नहीं आती है। आपको पता है 2 झील तो है उदयपुर की, जैसे फतेह सागर हो गई और फिचोला झील हो गई, ये उदयपुर की है। दोनों इस कार्यक्रम के अंतर्गत आती। कितनी आती है? टोटल 6 यदि ये आ जाए तो। उसके अलावा 2 झील आती है अजमेर की, एक आना सागर झील है, एक पुष्कर झील है। मतलब 2 उदयपुर की, 2 अजमेर की हो गई। एक आती है सिरोही की जो नक्की झील है, एक है जयपुर की मानसागर झील जिसपे जलमहल बना हुआ है ना जयपुर में, वो वाली झील। ये 6 झीलें आती है, याद रखना। कोलायत नहीं आती है, याद रखना। चलो अगला प्रश्न। दोस्तों क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को शेयर कर दो। साथ में जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। टेस्ट सीरीज मात्र 149 में मिलेगी, 200 टेस्ट पेपर है। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? तो लोक नाट्य शैली कौन सी नहीं है बताओ? राजस्थान की नहीं है। आपको पता है डाडी जो है राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, जबकि रम्मत है, स्वांग है, ख्याल है। डाडी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रश्न है कि प्राचीन अंचल दे रखा है और वर्तमान जिले दे रखे जो सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बताओ। तो आपको पता है सीवी चित्तौड़गढ़ सही है, जांगल प्रदेश बीकानेर को बोलते थे, अबुर्द जो है प्रदेश सिरोही को, सपाद लक्ष्य इसको तो नहीं बोलते थे, रख लो याद। सपाद लक्ष्य बोला जाता था सांबर, जो सांबर झील है ना, सांबर है, सांबर के आसपास के क्षेत्र को सपाद लक्ष्य बोलते। चौहानों ने अपने राज्य की नींव जो है इस सांबर झील में ही रखी थी। अगला प्रश्न, जो किशनगढ़ हवाई अड्डा है दोस्तों राजस्थान में अजमेर में, इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था अक्टूबर 2017 को। तो अक्टूबर 2017 को उद्घाटन हुआ था, याद रखना। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रश्न ये रहा आप लोगों के लिए, प्रश्न है इसका जवाब दो। तो राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में आपको बताना है। तो आपको पता है इसकी शुरुआती जब शुरुआत हुई थी ना, तब दोस्तों 2011 में जब इसकी शुरुआत हुई थी लोक सेवा गारंटी अधिनियम की, तब इसकी शुरुआत में 15 सरकारी विभाग आते थे जिनमें 108 सेवाएं आती थी। अभी बढ़ा दिए, वो भी बता दूंगा बाद में आपको, ठीक है। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभाग आते थे, 108 सेवाएं आती थी, सही बात है। अगला है सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राज्य के अवकाशों को छोड़ा जाता है। यानी कि जो इसकी जो निर्धारित अवधि वगैरह होती है गणना करने की, उसमें जो राज्य के अवकाश आते हैं, जो राज्य की छुट्टियां आती है ना, उनको छोड़ा जाता है। तो ये बात भी सत्य है, यानी कि 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया? आपको बताना है कि जो वृहत राजस्थान है ना, उसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? तो आपको पता है वृहत राजस्थान जिसमें अपना जयपुर बना था, चौथा चरण था जो, इसका उद्घाटन आपको पता है किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आप लोगों को सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मार्च 1949 को किया था। इसी दिन से राजस्थान दिवस आज तक मनाते हैं, 30 मार्च को प्रत्येक, ठीक है ना। उद्घाटन आपको पता है वल्लभ भाई पटेल। इस समय यहाँ के महाराज प्रमुख कौन बने थे? भोपाल सिंह बने थे, जो कि उदयपुर के थे। राज प्रमुख कौन बने थे? मान सिंह द्वितीय बने थे, जो जयपुर के राजा थे। उपराज प्रमुख कौन बने थे? तो कोटा के जो राजा थे भीम सिंह, वो बने थे।
और प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो हीरालाल शास्त्री थे, जो जयपुर के थे, ये बने थे। आपको याद रखना है इसके बारे में, रख लोगे? चलो भाई, अगला प्रश्न, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता था, आपको बताना है जो ऐसा चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता था, ये बताओ। तो जवाब हो जाएगा जयपुर का साहिब राम। देखो क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन आता है कि साहिब राम का संबंध कहाँ से है? साहिब राम का संबंध जयपुर से। यदि साहिब दीन आ जाए, साहिब दीन आ जाए तो इसका संबंध है मेवाड़ से। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। निहाल चंद किशनगढ़, अहमद अली बीकानेर। अगला प्रश्न, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरणों और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभ्यारण्य जो काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा अच्छे से, ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में, ये दोस्तों काले हिरण और कुरंजा के लिए, पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर। अगला प्रश्न है, आका तीज किस माह में आती है? अभी थोड़े दिन पहले तो आका तीज निकली थी, पता होगा ना अब तो आपको। तो आका तीज आती है दोस्तों वैशाख के महीने में। कब आती है आका तीज? आका तीज आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आती है आखा तीज। इस दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा अबुझ सावा होते हैं, मतलब जिसका सावा ना निकले वो भी इस दिन शादी कर दो भाई साहब। अगला प्रश्न, बडली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो जवाब हो जाएगा अजमेर में। और कब का है ये शिलालेख? सन कब का है? तो 443 ईस्वा पूर्व का। 443 ईस्वा पूर्व, ये आपको याद रखना है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, याद रखना। बिलोत माता मंदिर अजमेर में ये देखने को मिला था। और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा से राजपुताना संग्रहालय अजमेर में लेके आए थे। अगला प्रश्न, दधी माता मंदिर स्थित है? तो दधी माता का मंदिर जो है गोट मांगलोद में है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? टोटल 40 क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखो। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर वो स्पीकर होता है, आपको पता है अपने राजस्थान का वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो वो थे कालीचरण सराफ। दोस्तों जो सबसे ज्यादा बार विधायक वगैरह बढ़ जाता है ना, उसी को प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है, ठीक है ना। प्रोटेम स्पीकर ही दोस्तों जो नए दूल्हे के जैसे विधायक बन के आते हैं, इनका क्या करवाते हैं? ये शपथ ग्रहण करवाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एक जो है अध्यक्ष भी चुन ले जाते हैं, जैसे वर्तमान में हमारे अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है, ये चुन ले जाते हैं फिर बाद में, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर बनते हैं, ये आपको याद रखना है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है अपने राज्यपाल। परंतु जो स्पीकर होता है ना, जैसे वासुदेव देवनानी है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, ये बात याद रखना, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? तो किस मुगल सम्राट ने दिया था कोटा के महाराव भीम सिंह को शेरगढ़ का किला? तो जवाब हो जाएगा फर्रुखशियर ने। किसने दिया था? फर्रुखशियर ने। अगला प्रश्न, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो टोटी नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? टोटी कहाँ पहनता है? टोटी कहाँ पहनता है? कान में पहनते हैं टोटी भाई सब। टोटी नामक आभूषण जो है कान में पहना जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? यानी कि जो वृक्षों की रक्षा वगैरह के लिए किसको जाना जाता है? आपको पता है विश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है। इसके संस्थापक थे कौन थे? जाम्बोजी। और इनके कितने नियम होते हैं? 29, 20 + 9, विश्नोई मतलब 29 नियम होते हैं, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको पता होगा 100 द्वीपों का शहर किसको बोलते हैं? बांसवाड़ा को बोलते हैं, सही बात है। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को, नीला शहर जोधपुर को, ब्लू शहर जयपुर को, और मरुस्थल का शहर जैसलमेर को तो कतई नहीं बोले। मरुस्थल का शहर बोला जाता है जोधपुर को,
किसको बोलते हैं? मरुस्थल का शहर जोधपुर को बोला जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जो है 1956 में पारित हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों के 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और अभी आगे भी जो आपका अच्छा रेस्पॉन्स आएगा और आप वीडियो को गिरा को शेयर करते रहोगे तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी क्लास बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर, लाइक और कमेंट करने में कंजूसी ना दिखाएं। साथ ही में रही दूसरी बात, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज है। 200 टेस्ट पेपर है, जिनको लेना है जल्दी करें और अपनी तैयारी जांचें। दोस्तों हो सकता है आपको 99 में भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 49 में मिल जाएगी कहीं ना कहीं, परंतु दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज में क्वालिटी है, ज़बरदस्त है। दोस्तों क्लास में इतनी शानदार क्वालिटी है ना टेस्ट सीरीज में, जिसकी कोई आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेस्ट सीरीज हमने इतनी ज़बरदस्त बना दी है। तो यदि आप चाहते हो कि आप लोगों को जो है ये टेस्ट सीरीज लेनी है और आप चाहते हो कि आप लोगों का सिलेक्शन हो तो आप जल्दी से ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके और आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। धन्यवाद मित्रों।